नमस्कार सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बीज एवं फल परिवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सीड या बीज। तो वैज्ञानिक रूप से बीज क्या है? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल या निषेचित जो बीजांड है इसको फर्टिलाइज्ड ओव्यूल कहते हैं, या फिर दूसरे रूप में राइपेंड ओव्यूल या परिपक्व बीजांड क्या कहलाएगा? बीज कहलाएगा। आपको पता है कि यह संरचना बीजांड की है। फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो गई है, निषेचन की क्रिया हो गई है। तो यहाँ पर इस स्थान पर अब क्या बन गया है? इस स्थान पर एम्ब्रियो बन गया है, भ्रूण बन गया है। और ये वाला भाग यहाँ पर, ये भाग किसका है? भ्रूणपोष का है, एंडोस्पर्म का है। ये एम्ब्रियो, ये भ्रूणपोष हो गया। ये इसके अध्यावरण है, ये बीजांड ग्रंथ है, ये बीजांड द्वार है, ये बीजांड काय है, ये वाला भाग निभाग। ये सारी संरचना आपको बता रखी है। तो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल या निषेचित बीजांड या परिपक्व बीजांड क्या कहलाता है? बीज कहलाता है। बीजांड का बीज में परिवर्तन होता है उस समय कुछ संरचनात्मक, कुछ कार्यकी परिवर्तन होते हैं। क्या परिवर्तन होते हैं? पहला परिवर्तन ये होता है कि इसके अंदर जो बीजांड ग्रंथ है वह बीजांड ग्रंथ बीज ग्रंथ कहलाएगा। बीजांड ग्रंथ क्या कहलाएगा? बीज ग्रंथ कहलाएगा। दूसरा परिवर्तन नाभिका और रेफी या राफे, इसमें कोई परिवर्तन सामान्यतया नहीं होता है। ये जो माइक्रोपाइल है इसको बीजांड द्वार कहते हैं। ये बीजांड द्वार बीज में एक सूक्ष्म छिद्र के रूप में उपस्थित रहेगा, जिसके द्वारा ऑक्सीजन और जल की पूर्ति होगी। अगला परिवर्तन, ये और ये दो रक्षात्मक आवरण हैं बीजांड के, इनको इंटेग्यूमेंट्स या अध्यावरण कहते हैं। ये अध्यावरण अब बीजावरण कहलाएंगे। सीड कोट या इनको बीजावरण कहते हैं। दो अध्यावरण है, तो बाहर वाला अध्यावरण बीज में टेस्टा कहलाएगा। अंदर वाला अध्यावरण है जो बीजावरण के रूप में टेगमन कहलाएगा। यानी बीजावरण दो भागों में, बाहर वाला इसको टेस्टा कहते हैं, अंदर वाले को टेगमेन कहते हैं। अगला परिवर्तन क्या हुआ? अगला परिवर्तन यह हुआ कि यहाँ पर कौन सी कोशिका थी? अंड कोशिका थी। ये अंड कोशिका या एग सेल, इसको मादा युग्मक कहते हैं। ये मादा युग्मक संयुग्मन द्वारा, सिनगेमी द्वारा क्या बना लेगी? भ्रूण बनाएगी। यानी जाइगोट, और जाइगोट से किसका परिवर्तन होगा? भ्रूण का परिवर्तन होगा। यह क्या था? सेकेंडरी न्यूक्लियस था। इसमें द्वितीयक केंद्रक था। यह द्वितीयक केंद्रक ट्रिपल फ्यूजन या त्रिसंलयन द्वारा
क्या बनाएगा? भ्रूणपोष बनाएगा, जो परिवर्तनशील भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करेगा। अगला परिवर्तन इसमें क्या होगा कि इसके अंदर जो प्रतिमुखी कोशिकाएं यानी एंटीपोडल सेल और सिनर्जिड्स या सहायक कोशिकाएं, ये सहायक कोशिका क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। तो ये सामान्यतया संरचनात्मक परिवर्तन हो गए। अब जैसे जैसे बीज परिपक्वता की ओर जाता है, उस समय ये बीजावरण या ये सीड कोट है जो अध्यावरण से बन रहे हैं, ये कठोर हो जाते हैं और कठोर बीजावरण इसके अंदर जो कोमल भ्रूण है, उस कोमल भ्रूण को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। कोमल भ्रूण की सुरक्षा कौन कर रहा है? कठोर बीजावरण। अगला, जैसे जैसे बीज परिपक्व होगा अंदर की तरफ, वैसे वैसे उस बीजांड के अंदर जल की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है। जल कम होगा, बीज शुष्क होना प्रारंभ होगा, बीज में उपापचयी क्रियाएं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस बहुत ही लो हो जाती है और इस घटना को हम प्रसुप्ति या डोरमेंसी कहते हैं। जब अनुकूल अंकुरण परिस्थितियां उपलब्ध होती है, उस समय यह प्रसुप्ति भंग होती है, जिसमें पर्याप्त मात्रा में आर्द्रता है, नमी है, तापमान है, प्रकाश है, जल, ये सब घटक उपलब्ध होंगे, उस समय बीज है वो अंकुरित होता है। अब आगे, अभी आपको बताया था कि ये भ्रूणपोष परिवर्तनशील भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। तो कई ऐसे बीज होते हैं जिनमें भ्रूण परिवर्तन के समय संपूर्ण भ्रूणपोष उपभोगित हो जाता है या पूरा का पूरा भ्रूणपोष खर्च हो जाता है, काम में आ जाता है। ऐसे बीजों में भ्रूणपोष शेष नहीं रहता है। कई ऐसे बीज भी होते हैं जिनमें भ्रूण परिवर्तन के बाद भी बीज में भ्रूणपोष शेष रह जाता है। तो भ्रूणपोष की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर बीजों को दो प्रकारों में बांटा गया है। पहला इसके अंदर है, वह है एल्बुमिनस सीड। इसको एंडो स्पर्मिक सीड या भ्रूणपोषी या एल्बुमिनस बीज कहते हैं। यानी ऐसे बीज जिनमें भ्रूण परिवर्धन के बाद भी भ्रूणपोष शेष रह जाता है, वह एल्बुमिनस सीड कहलाएंगे। जैसे गेहूं है, बाजरा है, अरंडी है, ये सब एल्बुमिनस सीड के उदाहरण हैं। दूसरा, ऐसे बीज जिनमें भ्रूण परिवर्तन के समय संपूर्ण भ्रूणपोष उपभोगित हो जाता है, बीज में भ्रूणपोष शेष नहीं रहा है, इन बीजों को एक्स एल्बुमिनस सीड या इसको नॉन एंडो स्पर्मिक सीड, हिंदी में अभ्रूणपोषी या एक्स का मतलब गैर हो गया, गैर एल्बुमिनस बीज कहते हैं। उदाहरण इसके ध्यान रखना है आपको, जैसे मटर है, मूंगफली है, और उधर याद रखें मोनोकॉट की तरफ, तो जैसे ऑर्किड है, मटर, मूंगफली, ऑर्किड, ये बीज
एक्स एल्बुमिनस या अभ्रूणपोषी बीज है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि अभ्रूणपोषी बीज है, उस समय उन बीज में जो कोटिलेडन्स होते हैं, जो बीज पत्र होते हैं, वो बीज पत्र इनमें भोजन संचय करते हैं। बीज पत्र में भोजन संचय होगा और इस कारण बीज पत्र उनके मोटे हो जाते हैं। जैसे मूंगफली आप देखना, मटर देखना, वो दो भाग हो रहे हैं, वो उसके कोटिलेडन्स से जिसमें भोजन का संग्रहण है, इस कारण वो मोटे हो गए हैं। तो दो प्रकार के बीज हो गए, एल्बुमिनस, दूसरा एक्स एल्बुमिनस। फिर आगे आपको पता है ये यहाँ पर संरचना, ये संरचना बीजांडकाय या न्यूसेलस है। तो बीज में भ्रूण का परिवर्तन हो रहा है, उसके साथ साथ बीजांडकाय पोषण के रूप में उपभोगित होता रहता है। भ्रूणपोष तो पोषण देता ही है, उसके साथ साथ बीजांडकाय का भी उपभोग होता रहता है। परंतु कई ऐसे बीज जैसे काली मिर्च, चुकंदर, इनमें बीजांडकाय भ्रूणपोष के बाहर की तरफ बीजांडकाय अवशिष्ट रह जाता है। बीजांडकाय एक पतली परत के रूप में शेष रह जाता है और वह रेमनेंट ऑफ न्यूसेलस, रेमनेंट ऑफ न्यूसेलस, इसको परिभ्रूणपोष या पेरिस्पर्म कहते हैं। ये कई बार सवाल आता है, इसको परिभ्रूणपोष या पेरिस्पर्म कहते हैं। एक बार और, भ्रूण परिवर्तन के समय बीजांडकाय का भी उपभोग होता है पोषण के रूप में, परंतु कई ऐसे बीज जिनमें बीजांडकाय पतली परत के रूप में शेष रह जाता है, तो वह संरचना परिभ्रूणपोष या पेरिस्पर्म कहलाती है। उदाहरण इसका ध्यान रखना काली मिर्च और दूसरा ध्यान रखना चुकंदर। काली मिर्च और चुकंदर, इसमें परिभ्रूणपोष पाया जाता है। फिर आगे एक उदाहरण आप लीची का ध्यान रखना, कई बार ये सवाल पूछा जाता है। लीची में जो खाने योग्य भाग है, इस खाने योग्य भाग को एरिल कहते हैं। लीची का खाने योग्य भाग एरिल है क्या? बीजांड का आधारीय भाग, यानी बीजांड व्रंत वाला, और यहां से ये भाग अतिवृद्धि करते इसको घेर लेता है, तो वह मासल उत्तक एरिल है। इसको थर्ड इंटेग्यूमेंट या इसको तीसरा अध्यावरण भी कहते हैं। लीची के संदर्भ में ये खाने योग्य भाग है एरिल। तो ऑब्जेक्टिव कई बार ये आता है एरिल के बारे में। फिर इसमें एक वर्ड आएगा कैरेंकल, और ये संरचना यूफॉर्बिएसी कुल के सदस्य जैसे अरंडी में पाई जाती है। आप अरंडी का बीज देखना, उसके बीजांड द्वारीय सिरे पर एक सफ़ेद रंग की संरचना आपको दिखेगी। वह सफ़ेद रंग की संरचना करंकल है। और कई बार प्रश्न पूछे अगर, तो आप ध्यान रखना करंकल का निर्माण है वह आउटर इंटेग्यूमेंट्स या बाह्य अध्यावरण से बीजांड द्वारीय सिरे की तरफ होता है। आउटर इंटेग्यूमेंट की कोशिकाएं करंकल का निर्माण करती है। फिर आगे इसमें एक वर्ड ध्यान रखना, वह है ओपर्कुलम। तो एक बीजपत्री पादपों के बीजों में जो बीजांड द्वारीय सिरा है, इस सिरे पर एक प्लग नुमा संरचना पाई जाती है, एक प्लग नुमा संरचना।
और इस प्लग नुमा संरचना को ओपर्कुलम कहते हैं। तो ये एक सामान्य टर्मिनोलॉजी है किसके बारे में, बीज के बारे में। फिर आगे आपको ध्यान रखना है, अगर कई बार पूछ ले तो सबसे छोटा बीज किस में होते हैं, सबसे बड़ा बीज किस में होता है, तो वो आप ध्यान रखना कि सबसे छोटे बीज ऑर्किड के अंदर होते हैं। सबसे छोटे बीज किस में, ऑर्किड के अंदर होंगे। बहुत ही सूक्ष्म बीज है ऑर्किड के। अगर पूछा जाए सबसे बड़ा बीज, तो इसका उदाहरण आप ध्यान रखना, कोकोडीमर, या इसको डबल कोकोनट कहते हैं। डबल कोकोनट, इसका वानस्पतिक नाम है लोडेसिया मालदीविका। मालदीविका, लोडेसिया मालदीविका में सबसे बड़ा बीज पाया जाता है। फिर आगे बीज में आपको ध्यान रखना है कि ये बीज किस प्रकार से पादपों के लिए लाभदायक है या फिर प्रकृति के लिए ये लाभदायक है। तो बीज लैंगिक जनन का उत्पाद है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये उत्पाद है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो इसमें मियोसिस की क्रिया होगी, और मियोसिस की क्रिया होगी तो इसमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा, और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा तो इसमें लक्षणों में विभिन्नताएं आएगी, और वो विभिन्नताएं किसी जाति के विकास के लिए क्या है, आवश्यक है। तो पहली इंपॉर्टेंस तो ये हो गई विभिन्नताएं उत्पन्न करने के लिए। दूसरा, बीज के जो कठोर बीजावरण हैं वह कोमल भ्रूण की सुरक्षा करते हैं, कोमल भ्रूण को सुरक्षित रखने का कार्य करते हैं। तीसरा, इस बीज में भोज्य पदार्थ संग्रहित रहते हैं, और भोज्य पदार्थ संग्रहित रहते हैं तो इस संग्रहित भोज्य पदार्थ का प्रयोग प्रकृति में दूसरे जीव करते हैं। अगर बीजों का भंडारण करना है तो उसके लिए बीज का लक्षण प्रसुप्ति आवश्यक है। उस प्रसुप्ति पीरियड में उपापचय क्रिया नहीं होती है, भ्रूण निष्क्रिय अवस्था में रहता है, तो ऐसे बीज को आप लंबे समय तक भंडारित कर सकते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर ऐसे भंडारित बीजों का प्रयोग कर सकते हैं। फिर इसमें ध्यान रखना कि बीज में विभिन्न प्रकार की प्रकीर्णन युक्तियां पाई जाती है, जो उन पादपों को अलग अलग स्थानों पर ले जाने का कार्य करती है, या अलग अलग स्थानों पर प्रकीर्णित करने का कार्य करती है। अगर किसी पादप को यहाँ से किसी दूसरी जगह ले जाना है जो दूर है, तो उसके लिए ये बीज है वो सर्वोत्तम युक्ति है, क्योंकि इस बीज के अंदर एक सूक्ष्म पादप है। आप बीज ला के कहीं अनुकूल परिस्थितियों में आप उसको अंकुरित करवाएंगे तो वहाँ पर वह पादप ग्रो कर जाएगा। फिर आप ध्यान रखना कि बीज प्रकीर्णित हो गया, किसी आधार पर गिर गया, तो इस पीरियड में वह कितने समय तक अंकुरित होने की क्षमता रखता है, वह उसकी वायबिलिटी या वह उसकी जीवन क्षमता कहलाएगी। तो ये सब सीड के बारे में है, बीज के बारे में है। अब आगे अगला है वह है फल या फ्रूट। अगर बीज का टॉपिक चल रहा है तो एक बार आप ध्यान रखना कि जो कपास के रेशे हैं, आप कपास के बीज के ऊपर देख रहे हो वाइट वाइट, वह सीड कोट से बने हुए रेशे हैं, बीजावरण से निर्मित रेशे हैं। अब आगे फल या फ्रूट। तो जिस प्रकार निषेचित बीजांड बीज कहलाता है, उसी तरह परिपक्व अंडाशय, परिपक्व
अंडाशय क्या कहलाएगा? फल कहलाएगा। राइपेंट ओवेरी क्या है? फ्रूट है। जब बीज का परिवर्धन होता रहता है उसके साथ साथ फल का निर्माण भी शुरू हो जाता है। तो अब फल परिवर्धन के समय जो ओवेरी बाल है इसको अंडाशय भित्ति कहते हैं। यह अंडाशय भित्ति अब पेरिकार्प या फल भित्ति में परिवर्तित हो जाती है। यह भी पूछा जाता है पेरिकार्प क्या है? फल भित्ति है। और यह फल भित्ति 3 भागों में विभेदित रहती है। इसमें पहला है एपिकार्प, दूसरा मध्य भाग मिजोकार्प, तीसरा एंडोकार्प। इसको कहते हैं बाह्य फल भित्ति, ये हो गया मध्य फल भित्ति, ये हो गया अंत्य फल भित्ति। अब अलग अलग फल में अलग अलग स्ट्रक्चर है इनकी, अलग अलग फल में खाने योग्य भाग अलग अलग होता है। जैसे आप आम का उदाहरण लें तो आम में जो खाने योग्य भाग है वह मिजोकार्प है, मध्य फल भित्ति है। जबकि अगर नारियल का उदाहरण लें तो नारियल के जो रेशे हैं, जो फाइबर है, वो मध्य फल भित्ति या मिजोकार्प से बनते हैं। एक उदाहरण यहां पर फल का ले रहा हूं, वह फल है ड्रूप प्रकार का, ड्रूप फल, जिसमें नारियल और आम, ध्यान रखना, इनमें अंत्य फल भित्ति स्टोनी होती है, अस्थिल होती है, कठोर होगी अंत्य फल भित्ति। अब कई बार पूछे कि नारियल में खाने योग्य भाग, तो भ्रूणपोष में बताया था कि जो पानी है वो तरल भ्रूणपोष है, जो व्हाइट वाला भाग है वो कोशिकीय भ्रूणपोष है। तो नारियल में खाने योग्य भाग उसका भ्रूणपोष है, नारियल के रेशे मध्य फल भित्ति है, आम में खाने योग्य भाग मिजोकार्प है। तो ये अलग अलग प्लांट पर निर्भर करेगा। फिर आगे आपको इसमें ध्यान रखना है कि निर्माण के आधार पर फल है वह 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वह है सत्य फल, नंबर 2 फाल्स या कूट फल, इसको कहेंगे फाल्स फ्रूट। यह हो गया ट्रू फ्रूट। इसको ध्यान से आप सुन लेना। ऐसे फल जिनका निर्माण ओवेरी या अंडाशय से होता है, उन फल को सत्य फल कहते हैं। अंडाशय से बनने वाले फल ट्रू फ्रूट या सत्य फल है। जैसे उदाहरण आम, ये एक ट्रू फ्रूट है, सत्य फल है। दूसरे उदाहरण में जैसे सेब है, स्ट्रॉबेरी है, इनमें फल का निर्माण अंडाशय के अतिरिक्त, कई बार ये सेंटेंस लिखा होता है इसमें कंफ्यूज होते हैं कि अंडाशय उसमें नहीं होता है। अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भागों से फल बनता है। तो यहाँ पर मैं वापस हाईलाइट आपको कर रहा हूँ कि इस प्रकार के फल में
अंडाशय होगा ही होगा। उस अंडाशय के अतिरिक्त यानी अंडाशय के साथ अन्य पुष्पीय भाग भी फल निर्माण में पार्टिसिपेट या भाग लेंगे। जैसे सेब है, इसमें थैलेमस या पुष्पासन, थैलेमस फल निर्माण में भाग ले रहा है। तो ऐसे फल जो अंडाशय के अतिरिक्त अन्य पुष्पीय भागों से निर्मित हो रहे हैं वो फॉल्स फ्रूट या कूट फल कहलाएंगे। जैसे आप सेब देखिए, आपने सबने सेब के अंदर यहाँ पर आपको बीज मिलेंगे इसके अंदर। तो ये पोर्शन ये ओवरी से बन रहा है, ये वाला भाग, ये ओवरी वाला पोर्शन है। जबकि फ्लेशी पोर्शन बाहर वाला आप जिसको आप खा रहे हैं, ये भाग थैलेमस से बन रहा है। यानी अंडाशय के साथ थैलेमस भी फल निर्माण में भाग ले रहा है, तो वह कूट फल या फॉल्स फ्रूट के अंदर आएगा। फिर आगे ऐसे फल जिनका निर्माण बिना निषेचन क्रिया के हो रहा हो, उन फल को पार्थेनो कार्पिक फ्रूट या अनिषेक फल कहते हैं। और इस घटना को पार्थेनो कार्पी या अनिषेक फलन कहेंगे। बिना निषेचन क्रिया के फल का निर्माण अनिषेक फलन कहलाता है, पार्थेनोकार्पिक कहलाता है। और ऐसे फल अनिषेक फल या पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहलाते हैं। जैसे केला है, तो प्रकृति में पार्थेनोकार्पिक फ्रूट में जैसे केला और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है, यानी निषेचन की क्रिया नहीं हुई है, तो बीजांड बीज में परिवर्तित नहीं हो पाता है। अर्थात ऐसे फल बीज रहित होते हैं, सामान्यतया उनमें बीज नहीं पाए जाते हैं। फिर आगे कृत्रिम रूप से विभिन्न प्रकार के ग्रोथ रेगुलेटर्स, वृद्धि नियामक हार्मोन जैसे ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स इत्यादि के प्रयोग से अनिषेक फलन को प्रेरित किया जा सकता है। इन हार्मोन के प्रभाव से आप कृत्रिम रूप से अनिषेक फलन करवा सकते हैं। तो इस घटना को इंड्यूस्ड पार्थेनो कार्पी या प्रेरित अनिषेक फलन कहेंगे। तो ये सब फल के बारे में है। अब इससे संबंधित 2-3 बातें इस टॉपिक से या इस अध्याय से संबंधित आप ध्यान रखना कि एग्जाम में कई बार प्लॉइडी बीजांड की या गुणिता के बारे में पूछा जाता है। जैसे एन का आप उदाहरण ध्यान रखना, जैसे सिनर्जिड्स है साइक कोशिका, उसी तरह से प्रतिमुखी कोशिका, उसी तरह से अंड कोशिका, ये सब अगुणित है, एन है इनकी गुणिता। अगर त्रिगुणित का पूछे तो आप ध्यान रखना इसके अंदर, जैसे प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक या फिर आ गया भ्रूणपोष, तो इसकी कोशिकाएं त्रिगुणित होती है, 3n होती है। अगर 2n का पूछ ले तो आप न्यूसेलस जैसे बीजांडकाय, अध्यावरण, इनकी कोशिकाएं कैसी होती है, द्विगुणित होती है। तो ये सब
आज इस टॉपिक से संबंधित थे। और भी इससे संबंधित प्रश्न जब अगला पार्ट पूरा हो जाएगा तब अपन करेंगे। धन्यवाद।